जय हिंद स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अभी तो जस्ट त्योहारों का मन चल रहा है, त्योहार में बिजी है। बट एक चीज हमेशा याद रखिए कि जिस तरह से हनुमान जी रामायण में बोले थे, जब सीता जी का पता करने जा रहे थे ना, कि राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। बस इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ, फरवरी तक एकदम जी जान से लग जाइए और यही आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो चलिए, एकदम हनुमान जी की तरह ये बिना आराम किए, है ना, एकदम मन में संकल्प आराम आराम है और सभी सब्जेक्ट्स को मुट्ठी में कर लीजिए। अभी हम लोग संस्कृत में है, संस्कृत में लगे हुए। संस्कृत के लिए 2 वीडियो आपका आ चुका है। इसके पहले संधि क्लियर किए हैं, संधि आप कंप्लीट कर चुके हैं और नहीं देखे होंगे तो दोनों देख लीजिएगा। उसमें संधि आपको बताया गया है और संधि जो 4 संधियां हैं, ठीक है ना, 4 नहीं 6 संधि, व्यंजन में 2 और विसर्ग में 4, 6 संधि कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं समास, ठीक है? देख रहे हैं, समास प्रकरण। तो समास में सबसे पहले तो देखिए, कोई भी चीज कहीं भी आप जा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? आपको मंजिल पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। घर से निकल के पता ही नहीं कहाँ जाना है तो पहुंचेंगे कहाँ, कौन सा रास्ता पकड़ेंगे, ठीक है ना? तो आप अपना उद्देश्य को पता कर लीजिए, जैसे संधि में बताया गया था उसी तरह समास में, कि समास में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद उसमें लग जाइए, उसको पूरा कर लीजिए, ठीक है ना? यहाँ नियम आप समझेंगे, संस्कृत जो आपका व्याकरण है उसके नियम समझेंगे। बट आपके जो समास से या संधि से प्रश्न आएंगे बोर्ड में, वो आपके बुक का है, समूची किताब जो है ना, उसी बुक से आते हैं। उसके अभ्यास में है या लेसन में है, अंडर क्वेश्चन आता है लेसन से, ठीक है? तो उद्देश्य आपका क्लियर होना चाहिए कि समास में पहले तो आप जानिए कि समास है क्या। बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचर्स हैं संस्कृत में, आपको मिल जाएंगे। बट वहां पर आपको व्याकरणिक भाषा में बताया गया है और मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताने जा रहा हूं, यही अंतर है। आप एकदम अपनी भाषा में समझेंगे समास को, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं होगा। ऐसा लगता है कि समास चलो 4 नंबर के लिए क्या पढ़ना, छोड़ दें, है ना, बहुत कठिन लगता है। लेकिन आप पूरा वीडियो को देखिएगा, समास बिल्कुल इजी हो जाएगा, एकदम आपकी भाषा में बताने जा रहे हैं, है ना, व्याकरण की भाषा में नहीं, जो किताबी भाषा होती है ना, किताबी भाषा नहीं, अपने हमें समझ में आना चाहिए। हमें मूल उद्देश्य हमारा क्या है, समझना, और उसके बाद तो बना ही लेंगे, जब समझ जाएंगे तो बना लेंगे, ठीक है? तो देखिए, समास में सबसे पहले परिभाषा, हालांकि परिभाषा लिखने को नहीं आता आपको, लेकिन परिभाषा जानिए, समास है क्या। तो संक्षेप, संक्षेपण को समास कहते हैं, संक्षेप में कहना किसी भी बात को। और समास की परिभाषा है कि जब 2 पद अपनी विभक्तियों को छोड़कर एक हो जाते हैं, उसे समास कहते हैं। समास में 2 या 2 से अधिक पद होते हैं और पीछे वाले जो पहले वाले पद हैं वो अपनी विभक्तियों को छोड़ देंगे और अगले वाले पद से मिल जाएंगे तो समास हो जाएगा। जैसे विद्यायाः आलयः, विद्यायाः आलयः। अब यहाँ 2 पद है, विद्या और आलय। तो विद्या शब्द जो है उसका षष्ठी विभक्ति विद्यायाः, ठीक है? और दोनों अब जब एक होगा, समस्त पद बनेगा तो विद्यालय हो जाएगा, विद्यालय, ठीक है? तो समास में 2 बातें होती हैं। एक होता है समस्त पद, देखिए समस्त पद एक होता है, दूसरा होता है समासिक, ना, समासिक विग्रह, विग्रह। यह समासिक नहीं कहेंगे, विग्रह भी कर सकते केवल, है ना, विग्रह, समस्त पद और विग्रह। तो समस्त पद में आता है, जैसे यहां बोले आपको हम कि विद्यायाः, है ना, विद्यालयः, ये समस्त पद है, विद्यालयः। अब इसका विग्रह क्या हो जाएगा, तो विद्यायाः, विद्यायाः आलयः, आलयः, ये आपका विग्रह हो गया। यही समास है। तो आपके एग्जाम में 2 तरह से प्रश्न होते हैं समास से, या तो समस्त पद दिया रहेगा, आपको विग्रह करना होगा,
या विग्रह दिया रहेगा, समास पद करना होगा। ठीक है, दोनों एक ही में रहता है। समास पद व विग्रहम कुरुता और सेंटेंस में रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे विशेष बात, आपके एग्जाम में जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑप्शन दिया रहेगा विद्यायः आलयः। अब एक ऑप्शन में विद्यायः आलयः रहेगा, फिर विद्या आलयः रहेगा, है ना, विद्याया आलयः रहेगा, ऐसे करके 4 ऑप्शन रहेंगे। तो आपको समझना होगा कि यहाँ हम कौन विभक्ति लगाएं। देखिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, ठीक है ना। और जब ये समस्त पद बना है तो ये पद जो है प्रथम पद अपनी विभक्ति को छोड़ दिया, मूल शब्द में चला जाता है। किस शब्द का ये रूप है? जैसे बालक का रूप याद किए हैं उसी तरह तो ये विद्या शब्द का रूप है, तो विद्या हो जाएगा मूल शब्द विद्या और आलय विद्यालय। चलिए तब हम लोग चलते हैं कि समास में हमें पढ़ना कितना है, क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि अभी हम बताए ना कि मंजिल पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, फिर रास्ता हम बताएंगे, चलना आपको है। और एक समय आ गया एकदम कंप्लीट। समाज जैसा आसान तो कोई लगेगा ही नहीं आपको, बहुत सिंपल, घबराएंगे नहीं बिल्कुल। समाज में देखिए, हाँ बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं सर समाज बहुत कठिन है, बहुत भारी लगता है ना, 4 नंबर के लिए इतना मेहनत करना। अरे नहीं भाई, आप उस तरह से समझाया नहीं गया आपको, आप समझे नहीं है, उस तरह से समझा दिया जाए तो वेरी सिंपल है, ठीक है ना। तो हाँ एक चीज और कहेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा ना, और कंप्लीट देखेंगे तो समझ में आएगा आपको, छोड़ छोड़ के देखिएगा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और लाइक शेयर तो अवश्य कीजिएगा, क्योंकि वही हम लोगों का परिश्रमिक होता है ना, मेहनत से पढ़ाते हैं, करते हैं, सब कुछ समझाते हैं, आपको तरीका भी बताते हैं। देखिए शब्द रूप धातु रूप आपको बताएंगे अभी आगे नेक्स्ट, उसमें कैसे आप याद करेंगे। बालक शब्द को रूप रट गए लेकिन याद नहीं हुआ, लता बालिका इस सब का याद नहीं हुआ, एक ट्रिक है, तरीका है, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो। अभी हम लोग समाज में है। समाज देखिए, समाज में आपको पढ़ना है, वैसे समाज के 6 वेद हैं, 6 गो है, लेकिन अभी आपको पढ़ना है 4 इस सिलेबस में, है ना। इससे मैंने आपका जो सेशन है इसमें 4 पढ़ना है। पहला है आपका अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, ठीक है ना, तत्पुरुष समास। हाँ एक चीज और क्लियर कर दें कि अव्ययी भाव समास में आपको क्या पढ़ना है। अव्ययी भाव समास है ना, तो अव्ययी भाव समास में आपको अनु उप सह नीर, अनु उप सह नीर प्रति और यथा 6 पढ़ना है आपको, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 यही 6 अव्ययी भाव में पढ़ना है। क्लियर है? जो समझ पद रहेगा वो इस तरह से उनमें लगा रहेगा, ठीक है, चेंज होगा, इसी तरह से बदलेगा। तो ये 6 को अव्ययी भाव में पढ़ना। आज हम लोग इस वीडियो में अव्ययी भाव को क्लियर करेंगे। इस क्लास में अव्ययी भाव कंप्लीट हो जाएगा, आपको 6 करेंगे, है ना, ध्यान से देखिएगा। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आता है उपपद विभक्ति, विभक्ति तत्पुरुष, ठीक है, विभक्ति, विभक्ति, विभक्ति में द्वितीय से लेकर सप्तमी तक, द्वितीय से सप्तमी तक, द्वितीय से सप्तमी विभक्ति। इसके बाद है तीसरा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास, ठीक है, समान अधिकरण है, समानाधिकरण, समानाधिकरण और व्यधिकरण 2 को होता है, तो समानाधिकरण पढ़ना है। और चौथा है द्वंद्व समास, द्वंद्व, द्वंद्व समास। समास का आपको हम अभी बता रहे हैं ये सिलेबस। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में इस तरह
इतरेतर द्वंद पढ़ना है ना, इतरेतर। यही 4 है आपके समाज के लिए। अब इन चारों के जो एग्जाम्पल्स होंगे वो दिए रहेंगे सेंटेंस में, और उसका विग्रह करना हो या समत्पद करना हो, ऑप्शन रहेगा आपके 4, प्रैक्टिस किया जाएगा ना, तो उसमें आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको कि ये 4 समास है। अव्ययीभाव समास में अनु, उप, सह, नीर, प्रति, यथा, नाम याद रख लेंगे। अनु, उप, सह, नीर, प्रति, यथा, ये 6 है। इसके बाद है तत्पुरुष समास में विभक्ति है, द्वितीय से लेकर सप्तमी तक 6 को पढ़ना है इसमें भी, मतलब 6 इसमें हो गए, 6 इसमें हो गए। ये पूरे बड़े बड़े नियम नहीं है, बस एग्जाम्पल्स हैं उसके। बहुब्रीहि में समानाधिकरण, व्यधिकरण, समानाधिकरण 2 होता है तो समानाधिकरण पढ़ना है। और द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व होता है, ठीक है ना, इतरेतर द्वंद्व है, एक शेष द्वंद्व है ना, तो अलग अलग है, तो उसमें आपको इतरेतर द्वंद्व पढ़ना है। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करेंगे अव्ययीभाव। अव्ययीभाव समास इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। अव्ययीभाव में पहला है उप। ओके, टोटल 6 समास में 4 समास पढ़ना है। ठीक है, समझ रहे हैं? क्लियर? बस ध्यान देते जाइए, समझते जाइए, और प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस तो एकदम जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहिए। पहला है अव्ययीभाव में अनु। ठीक है, अनु का अब ये नियम आपको मीनिंग वर्ड रूप में याद रखिएगा। अनु का क्या होता है, तो पश्चात, पश्चात या योग्यम, या योग्यम, योग्यम, यही होता है। इसके बाद मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति, पश्चात या योग्यम होता है। और मूल शब्द में जो मूल शब्द होगा जिसमें ये लगा रहेगा अव्यय, है ना, यह अव्यय होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, और इसका समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है या द्विवचन में हो ना, नपुंसक लिंग में होता है। समस्त पद नपुंसक लिंग, एक वचन, सॉरी द्विवचन नहीं, एक वचन। मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, ठीक है ना, होती है। मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। क्लियर है? समस्त पद आपका नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग एक वचन मतलब अम रहेगा लास्ट में, म हलंत, ठीक है ना। जैसे जैसे अनुरामम, अनुरामम, देखिए अब ये समस्त पद है, अब इसका विग्रह करना है। तो अनुरामम, देखिए अनु है तो रामम, ये आपका मूल शब्द हुआ रामम, क्योंकि नपुंसक लिंग में अव्ययीभाव समास है, पहला पद अव्यय है, ये अनु अव्यय है। इसका प्रथम पद अव्यय होता है, वही मेन होता है, प्रधान होता है। हाँ, इसी क्रम में आपको हम बताते चल रहे हैं टोटल। और ये मूल शब्द हो गया रामम। तो मूल शब्द जो राम है इसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, ठीक है ना, षष्ठी विभक्ति, ये तो क्या हो जाएगा, रामस्य, क्योंकि राम एक है तो रामस्य। और अनु का क्या हो जाएगा, लिखे यहां पर, अनु का पश्चात या योग्यम। क्लियर करेंगे अभी कि पश्चात कब करेंगे, योग्यम कब करेंगे, एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। रामस्य पश्चात हो गया, इति, इति आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते इति। रामस्य पश्चात इति हो गया अनुराम। अब यदि कहीं दिया है अनुकृष्णम, तो कृष्ण से पश्चात, ठीक है। अनुचरम, अनुचर होते हैं ना जो पीछे पीछे चलते हैं ना, तो चरत से पश्चात। लेकिन अब योग्यम लगाना है आपको, तो अनुरूपम, देखिए अनुरूपम, अनुरूपम। तब यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे राम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, रूप भाव आ गया, चेहरा, रूप माने चेहरा, भाव भाववाचक, तो भाववाचक संज्ञा है तो उसमें आप योग्यम लगाएंगे। जैसे
अब यहां भी षष्ठी तो यहां भी लगेगा, रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम इति, ठीक है, रूपस्य योग्यम इति अनुरूपम। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यदि रहेगा तो आप पश्चात लगाएंगे, और भाववाचक संज्ञा तो लगाएंगे योग्यम। भाव रहेगा तब, व्यक्तिवाचक में नहीं। अब शब्द के रूप से यहां चेंज होगा, स्या लगाए हैं तो आप नहीं समझेंगे सब में स्या लगा देना है, नहीं, जिस शब्द का रूप जैसे चलेगा। मान लो अनुविष्णुम है, अनुविष्णुम, अनुविष्णुम, तो क्या करेंगे, मूल शब्द क्या आ गया, उकारांत आ गया, उ आ गया, विष्णु, तो विष्णु में उ होता है ना, तो उकारांत, तो उकारांत में षष्ठी भक्ति में क्या आ जाएगा, विष्णोह, विष्णोह क्या पश्चात, विष्णु पश्चात इति, ठीक है। अब अनु, मान लो स्त्रीलिंग में है, अनु गीताम, अनुगीताम, तो गीता क्या है, आकारांत हो गया, लता पर रूप चलेगा। अब इसका षष्ठी भक्ति लताया, पंचमी षष्ठी दोनों में होता है लताया ना, शब्द रूप तो पहले याद करना होगा, 7 को है शब्द रूप है ना, वो जो स्वर है, स्वरांत होते हैं, व्यंजनांत भी होते हैं और सर्वनाम भी होते हैं। तो 7 को व्यंजनांत में अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ये सबसे है शब्द रूप। लेकिन आप अ और आ वाला मेन है, आपको याद रखना, बालक और लता या बालिका, अ आ, ठीक है। फिर छोटी ई में मुनि आ जाएगा, बड़ी ई में नदी आ जाएगा, छोटा ऊ में साधु, बड़ा ऊ में वधु, ठीक है, और री में पितरी, पितरी या मातृ, री का रंग। उसके बाद सर्वनाम होते हैं, अस्मद, युष्मद, तत्, किम, ये सर्वनाम है। तो ये शब्द रूप है, इनको याद रखना होगा। धातु रूप तो 5 ही लकारों में है, 5 प्रकार। तो यहाँ गीता है, देखिए आ गया। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, जैसे में, क्योंकि हम लोग को 6 को पूरा करना है और अभी पहला में है। लेकिन जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। जहां भी प्रॉब्लम होगा, मैं पहले भी बोला हूं, आप कमेंट करेंगे, बताएंगे कि यहाँ पर टॉपिक नहीं समझे, फिर से अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा उससे जवाब। देखिए अनुगीताम, तो गीता का तो क्या आ जाएगा, गीताया, गीताया पश्चात इति, ठीक है। हाँ, राग हो जाए, जैसे योग्यम है, ओके, एक ही एग्जाम्पल नहीं, अनुरागम है, रागस्य योग्यम इति, ठीक है ना। जब भाव आ जाए उसके हिसाब से आप वहां षष्ठी विभक्ति लगा लेंगे। और इस तरह से अनु जो होगा याद रखना है, बस ये मेन आपको याद रखने का चीज है कि अनु जो होगा, जो शुरू में रहेगा, देखिए सब में अनु है, अनु रहेगा, अनु रहेगा। अब कोई भी सिंबल ले लीजिए अनु के लिए, तो हमको याद रखना है कि अनु के पीछे जाना है ना, सिंबल रखिए बस, और कुछ नहीं, कि भूले ना। अनु का क्या हो जाएगा, पश्चात, पश्चात माने पीछे होता है, अयोग्यम माने के अनुसार, अनुरूपम माने रूप के अनुसार, अनुरूपम मतलब क्या हो, रूप से योग्यम इति, रूप के अनुसार। क्लियर है, चलिए ओके। नेक्स्ट चलते हम लोग उप, फर्स्ट हो गया, सेकंड में उप, मिटा दे रहे हैं, आप लिखते जाएंगे है ना, या फिर बाद में वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं। तो मिटाना नहीं था, लेकिन कर दिए, क्योंकि यहां भी षष्ठी भक्ति होगी। अव्ययी भाव समास मेन समास है, सेकंड है इसका अव्ययी भाव का उप। उप का क्या होता है, समीपम, समीपम, इसमें सिंगल है, क्या समीपम। अब जहां भी उप रहेगा तो उप को आप समीपम कर दीजिएगा। फर्स्ट में मैंने किसी समझ पद में किसी भी शब्द के शुरू में उप है और उसका विग्रह आपको करना है, तो उप को क्या कर देंगे, समीपम कर देंगे। देखिए समीपम माने पास में,
और मूल शब्द जो होगा यही शब्द में षष्ठी विभक्ति, वही है जो उसमें था, अनु में था, षष्ठी विभक्ति। ठीक है, एक वचन, षष्ठी विभक्ति, एक वचन लिखते हैं, षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखते हैं। ओके, जैसे देखिए अब इसके जैसे में एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, और वही चीज आपका आता है समस्त पद और विग्रह। यही जानना है कि यदि उप है तो हम क्या करेंगे। तो उप रामम, अभी जैसे रामम अनु किए थे ना, अनुरामम, यहां पर उप कर दीजिए। अब उप रामम, उप रामम तो उप है, क्या करेंगे, समस्त पद इसका दिया है उप रामम, तो इसका विग्रह करेंगे रामस्य, षष्ठी एक वचन, रामस्य समीपम, समीपम इति। ठीक है, रामस्य समीपम इति। हमारे उपनगरम ना, उपनगरम, तो इसका भी हो जाएगा नगरस्य, नगरस्य समीपम इति, सम्य समीपम करते जाएंगे, समीपम इति। ओके, नगरस्य समीपम इति। ठीक है, तो जहां भी वो शब्द देख लेंगे कि कौन सा शब्द है। अगर उकारांत है, जैसे विष्णु था तो ओ हो जाएगा, आकारांत थे आ हो जाएगा, शब्द के हिसाब से जिस स्वरांत में है वो शब्द वैसा आप षष्ठी विभक्ति करेंगे। क्लियर है। चलिए तीसरा, अभी सह है, थर्ड में सह। सह मतलब क्या होता है, सह का स हो जाता है, स मतलब दिया रहेगा, तो उसमें सहितम करेंगे, यानी स को सह नहीं लिखा रहता है, स के रूप में दिया रहता है, स, केवल स, इसका सहितम, सहितम या युगपत, ये थोड़ा सा कठिन पड़ेगा आपको, युगपत। यदि आप सहितम भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सहितम भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और युगपत एक याद रखेंगे, युगपत क्यों होता है वो बताएंगे अभी। तो देखिए अब विभक्ति में कारक प्रकरण 9th क्लास में पढ़ाया गया है, 10th में विभक्ति प्रकरण नहीं है कारक का, 9th क्लास में था, बट क्योंकि 9th में पढ़ चुके हैं तो 10th में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन आप नहीं पढ़े, नहीं समझे, तो इसलिए दिक्कत होता है कि हम 9th में नहीं पढ़े थे विभक्ति प्रकरण। वहां यदि आप पढ़े हो या नहीं पढ़े थे, यहाँ पढ़ लीजिए। विभक्ति प्रकरण में सह जब रहेगा तो सहार्थी तृतीया, सह के अर्थ में तृतीया भक्ति होती है। रामेण सह सीता वनम अगच्छत, है ना। तो जहां भी सह रहेगा, एक ये ट्रिप के क्या कहते हैं, टिप्स के रूप में याद रखिए आप कि अगर आप पत्र भी भर रहे हैं, पत्र जो आता है ना रचनात्मक में, तो उसमें भी कहीं ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद सह आ गया, तो सह से पहले आप तृतीय विभक्ति वाला पद भरेंगे। ऑप्शन में देखिएगा, तृतीय विभक्ति जिसमें लगा हो तो वहां पर सह में तृतीय विभक्ति भर देंगे। तो यहां मूल शब्द में तृतीय विभक्ति होती है, मूल शब्द में, शब्द कहिए पद कहिए, शब्द में तृतीय विभक्ति, तृतीय ना, तृतीय विभक्ति नोट करते जाएंगे, एक कॉपी बना लीजिए, उस पर लिखते जाइएगा, तृतीय विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। जैसे जैसे है सपरिवारम, सपरिवारम, मान लीजिए दिया है, ये समस्त पद है, सपरिवारम, क्या हो जाएगा, तो स तो देखिए बताया था ना कि सह का स करके आता है, केवल स रहेगा, स और ह नहीं लिखा रहेगा, केवल स, तो स हो गया, ये अव्यय हो गया। अब परिवारम, ठीक है, तो मूल शब्द तो आपका परिवारम हो गया, तो परिवार में ही तृतीय लगा दीजिएगा। ओके, हाँ, तो सपरिवारम है ना, तो परिवार में आप तृतीय लगा दोगे, है ना, परिवारेण, परिवारेण सहितम, परिवारेण सहितम, माने
परिवार के साथ। कहीं निमंत्रण में जाते हो ना, सपरिवार निमंत्रित हैं आप, होता है निमंत्रण। तो सपरिवार मीन्स क्या होता है? परिवार के साथ। उसका जब विग्रह कीजिएगा, अलग कीजिएगा, तो परिवारेण सहितम माने परिवार के साथ, सपरिवार। अब इसी में आता है युगपत में सचक्रम, सचक्रम, इसमें हो जाएगा चक्रेण, चक्रेण युगपत, युगपत, ठीक है, चक्रेण युगपत। अब युगपत क्यों? अब ध्यान दीजिए, तो पहिया जो है सचक्रम, वो गाड़ी के साथ पहिया है, ठीक है, तो पहिया जो है गाड़ी में एकदम लगा हुआ है, तो वहां युगपत करेंगे, माने जुड़ा हुआ है, कनेक्शन है। और सब परिवार आप जा रहे हैं, परिवार है सहितम, तो परिवार को अपने बॉडी में जोड़ के तो नहीं जा रहे हैं ना लेकर, परिवार तो अलग अलग जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर सहितम करेंगे माने परिवार के साथ में। और सचक्रम मतलब चक्रेण युगपत। भाई दबे यदि आप चक्रेण सहितम लिखेंगे फिर भी गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन चक्रेण की जगह पर अगर चक्रात लिख दिए, चक्राया लिख दिए, तब गलत हो जाएगा। चक्रम लिख दिए तो गलत हो जाएगा। विभक्ति आपको ध्यान रखना है कि मूल शब्द में हमको कौन विभक्ति लगानी है, ठीक है, तो मूल शब्द में तृतीया विभक्ति। ओके, चलिए आगे दो और है, तीन, उनको कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। और ध्यान रखिएगा कि इसको प्रैक्टिस करना है ध्यान से। इसके बाद है आपका यस, इसको मिटा दे रहे हैं जैसे भी। देखिए आगे है, क्या हो गया? नीर, है ना, 1 2 3 4, चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर हुआ नीर। भी ऊपर आ गया था, ये नहीं मिटाते। नीर, नीर मतलब होता है अभाव, अभाव, नीर का अभाव। नीर माने कमी होता है, ध्यान रखेंगे। निर्जन, निर्जला, निर्विरोध, है ना, माने कमी, कोई विरोध नहीं है, तो वहां नीर होता है। नीर माने अभाव, कमी। और इसके मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ठीक है ना, बहुवचन लिखते हैं, लेकिन लिखते हैं किंतु, किंतु अनकाउंटेबल नाउन है, द्रव, तरल पदार्थ, तरल पदार्थ ना, तरल पदार्थ हो, अब जिसको तो हम गिन ही नहीं सकते ना, तरल पदार्थ के साथ एक वचन, उसमें बहुवचन नहीं लगाएंगे, एक वचन, एक वचन, विभक्ति षष्ठी ही रहेगा, एक वचन का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। राइटिंग बनाने का समय नहीं है, ठीक है ना, आप समझिएगा, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत खराब राइटिंग है, ठीक है, समझ में आ रही होगी राइटिंग। मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति बहुवचन, क्यों बहुवचन, क्यों एक वचन क्यों नहीं? क्योंकि अभाव है, अभाव माने कमी। अगर एक वो दो चीज कम पड़ जाए तो उसको कमी नहीं कहा जाता है, बहुत सारी चीज कम हो तो कहेंगे कि कमी है, अभाव है, इसलिए बहुवचन। लेकिन अगर कोई तरल पदार्थ आ गया, लिक्विड आ गया, तो बहुवचन नहीं, उसका एक वचन, ठीक है ना। जैसे जैसे क्लियर होगा आपको, जैसे एग्जाम्पल में आप निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम बोले थे ना कि समास पद इसका हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में, तो निर्मक्षिकम का विग्रह क्या करेंगे? देखिए नीर यहां पर है, नीर ये था, आ गया नीचे, निर्मक्षिकम, तो नीर का तो अभाव हो जाएगा, लेकिन वो बाद में होगा। पहले मूल शब्द में हम षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगाएंगे। मूल शब्द क्या है? मक्षिकम, तो मक्षिकम को करेंगे षष्ठी बहुवचन में, तो मक्षिका नाम, जैसे बालका नाम होता है षष्ठी, बालका से बालकयो बालका नाम, तो मक्षिका नाम अभाव, अभाव इति। ओके,
मक्षिकाणाम अभावः, निर्जलम जनानाम अभावः, फिर निर्विघ्नम विघ्नानाम अभावः। ठीक है, निर्विघ्नम, तो निर्विघ्नम में क्या हो जाएगा? निर्विघ्नम, गणेश जी को कहा जाता है निर्विघ्न। निर्विघ्नम तो हो जाएगा विघ्नानाम, विघ्नानाम चिन्ह करने में टाइम, अभावः, विघ्नानाम अभावः इति। ओके, अब एक तरल पदार्थ आपको बता दें कि वहां बहुवचन नहीं करेंगे, ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है अकारांत में, बालका से बालके बालका नाम षष्ठी का। निर्जलम, निर्जलम, निर्जल, निर्जलम। अब देखिए जल आ गया, ये लिक्विड है, तरल पदार्थ है ना, तब इसको तब गिन नहीं सकते ना, एगो दूगो तीन गो, एगो पानी दीजिएगा ऐसा तो कहेंगे नहीं, एक पानी का अभाव है कहेंगे नहीं, पानी तो बहुत सारा ही अभाव होगा, लेकिन जलस्य कहेंगे, जलस्य अभावः। और ये ज्यादा कंफ्यूज करता है, ऑप्शन देता है तो अभावः इति, जला नाम भी देगा ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा, निर्जलम लिख करके और जला नाम अभाव भी देगा, जलस्य अभाव भी दिया रहेगा आपको ऑप्शन में। तो हाँ, आपको ध्यान रखना होगा, पढ़े रहेंगे तो तुरंत ध्यान में आ जाएगा, और नहीं तो मक्षिका नाम खाली याद किए रहेंगे तो जला नाम मार देंगे, ठीक हो जाएगा, गलत गया एक नंबर। आधे नंबर का वैल्यू होता है बोर्ड में, ध्यान से आगे बढ़ना है समझते हुए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, प्रति, प्रति दूसरा ना। अब बिल्कुल इसी तरह से बिना रेस्ट के बोर्ड एग्जाम तक, एकदम फरवरी तक डेट क्लियर है, आप तैयारी में लगे रहें और एग्जाम देने के बाद जम के रेस्ट कीजिए, है ना। खूब घूमिए 2-3 महीने जब तक रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन तब तक लगे रहेंगे एकदम। वही ध्यान में, राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम, बोर्ड एग्जाम दिए बिना मोहि कहाँ आराम, दिमाग में चलाते रहे एकदम। जहां भी रेस्ट का मूड करे तुरंत उसको पुशअप कीजिए कि नहीं अभी नहीं, आफ्टर फरवरी ना। चलिए नेक्स्ट है 1 2 3 4 5, पांचवा है प्रति। प्रति में बाबू कुछ नहीं है, द्वित्व हो जाता है। द्वित्व मतलब कि मूल शब्द जो है वो 2 बार लिख देते हैं। मूल शब्द पदे लिखिए, मूल पद 2 बार, 2 बार द्वितीय विभक्ति में जो दिया रहता है, क्योंकि ऑलरेडी वो द्वितीय में दिया रहेगा, द्वितीय विभक्ति में लिखते हैं, द्वितीय विभक्ति में लिखते हैं। अब बात एकदम जवान पकड़ लीजिए, द्वितीय विभक्ति में लिखते हैं। जैसे, जैसे में क्लियर आ रहा है समझ में, जैसे और प्रति रहेगा उसमें ना, जैसे प्रतिदिनम, प्रतिदिनम तो द्वित्व दिया गया है, ये समझ पद हुआ आपका। अब इसके जब विग्रह करेंगे ये प्रति तो अव्यय हुआ आपका, दीनम आपका मूल शब्द है, मूल पद हुआ दीनम, तो दीनम को ही 2 बार कर दीजिए, क्या दिक्कत है। दीनम, दीनम प्रति, बस हो गया, विग्रह हो गया। दीनम, दीनम प्रतिगृहम, प्रतिगृहम तो एकदम समझ गए। गृहम, 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 गृहम 2 बार कर देना है। प्रति या इति भी लिख सकते हैं, है ना, प्रति या इति भी लिख सकते हैं। इति ऑप्शन में अगर इति दिया तब खोजने लगे, नहीं सर तो प्रति बताए थे, नहीं इति भी हो सकता है, इति ना दिया हो वो भी ठीक है, ठीक है। इसी तरह से नगरम रहेगा, प्रति नगरम, नगरम, नगरम प्रति, प्रति छात्रम। प्रति माने क्या होता है बाबू, प्रति मीन्स प्रत्येक, एक एक करके ना, प्रत्येक,
प्रत्येक छात्र को दे दीजिए। मान लीजिए सर जी कुछ दिए सामान, अब बोले प्रति छात्र बांट दो। प्रति छात्र बांट दो माने एक एक छात्र को बांट दो, प्रत्येक। तो छात्रम छात्रम प्रति हो गया, प्रति छात्रम। ओके, लास्ट अंतिम में पहुंचे हम लोग। अंतिम है आपका अव्ययी भाव, इसके बाद बच जाएगा आपका 3 समास, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व। एक एक पीरियड का है। द्वंद्व तो बिल्कुल सिंपल है। और लास्ट है हम लोगों का छठा यथा, 6 में यथा। ये थोड़ा सा अजीब है, टेढ़ा है, इसका नाम याद रखना होगा, अनतिक्रम्य। यथा का क्या होता है? अनतिक्रम्य। क्रम्य कैसे याद रखिएगा? अनतिक्रम्य, ठीक है ना। तो ये अंतिम है, 6 को पढ़ना है ना विभाव में, तो 6 का ये अंतिम है। तो अंतिम ना करके अनति कर दीजिए। अनति क्रम्य माने क्रम में ये अंतिम है। ये टिप्स होता है, ट्रिक होता है, दिमाग में ध्यान रहे कि यथा हम लास्ट में 6ठे नंबर पर लिखे थे। और यथा का क्या होता है? समस्त पद में कहीं यथा दिया रहेगा तो यथा को आप अनति क्रम में बदल दीजिए। नहीं ध्यान आ रहा है यथा का क्या होगा? अरे तो अव्ययी भाव में 6 को था, उसमें ये अंतिम है क्रम से, तो अंतिम क्रम्य, अंतिम करके नहीं, अंतिम तो याद रखने के लिए बता रहे हैं ना, अनति क्रम्य। और मूल शब्द में, इसके मूल पद में द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, द्वितीय, और भी दिया रहेगा, आपके समझ पद में दिया रहता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। मूल शब्द में द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करते हैं। ओके, द्वितीय विभक्ति एक वचन। जैसे अव्यय भाव समास हम लोग ने कंप्लीट किया आज। जैसे, हाँ, लेकिन प्रैक्टिस अवश्य करेंगे। आपके समूची बुक में दिया लेसन में, उस लेसन से खोजिएगा, और जहां जहां मिलेगा अव्यय भाव वाला प्रथम पद अव्यय हो तो उसको आप क्लियर करेंगे। यथाशक्तिम, जैसे में यथाशक्तिम, अनतिक्रम में मैंने की अनुसार होता है। इसका विग्रह करेंगे, क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, यही है आपका यथा, और ये सप्तिम है। तो सप्तिम ऑलरेडी द्वितीय विभक्ति में है ना। सप्तिम मुनि मुनि मुनया, मुनिम मुनि मुनिम, तो मुनिम वही शक्ति है, इकारांत है। तो सप्तिम द्वितीय विभक्ति में है, तो जब लिख देंगे हम सप्तिम, और फिर यथा का क्या कर देंगे? ये यथा है तो यथा का अंतिम क्रियाक्रम कर देंगे ना, अनतिक्रम्य, सप्तिम अनतिक्रम्य हो गया। यथा दानम, इसी तरह से अब यथा जहां भी रहेगा, यथा तो अनतिक्रम्य, बस याद रखने के लिए ट्रिक बताए हैं कि उसका अनतिक्रम्य कर देंगे, ठीक है ना। और मूल शब्द ज्यों त्यों आपका रह जाएगा। यथा दानम, यथा दानम क्या हो जाएगा? तो अब हमको बताना नहीं है, बिल्कुल आप कर लेंगे, है ना। जैसे ही समझ पद लिखा गया, विग्रह आपके दिमाग में आ जाएगा कि दानम तो ज्यों त्यों रहेगा, दानम ज्यों त्यों रहेगा, और इधर हो जाएगा अनतिक्रम्य। हाँ, इति लगता है, इति लगा लीजिए, ठीक है, इति लगा सकते हैं, इति। और नहीं भी दिया, मान लीजिए ऑप्शन में इति, तो गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप इति खोजने मत लगिएगा, इति वाला ऑप्शन है ये नहीं, इसमें तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा। इति मतलब कि इतना ही है, समाप्त हो गया। आप कोई लिखते भी हैं तो लास्ट में लिखते इति, मैंने समाप्त। और इस तरह से आज हम लोगों का
क्लास भी क्या होगा, इति, है ना। अब ये वह समास पूरा हो गया। अब इसको प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से लिखेंगे और लगे रहेंगे बिल्कुल कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉप। बताए हैं आराम बिल्कुल नहीं, हम भी नहीं, आप भी नहीं, हम भी लगे हुए हैं। और ध्यान से पढ़िए, कोर्स कंप्लीट करेंगे हम लोग। ओके, चलिए त्योहार मनाते रहेंगे, त्योहार मनाते हुए, खुशियां मनाते हुए अपने पढ़ाई के लिए एकदम विशेष अलग से व्यवस्था रखिए, क्योंकि त्योहार आता ही है, रुकता नहीं है। तो आप अपने पढ़ाई को क्यों रोकिएगा, आप भी अपने चालू रखिए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।